नमस्कार, मैं हूं प्रिया सीजा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। गुरुवार को जेजेपी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय चौटाला नगर में पहुंचे। वे यहां जेजेपी स्थापना दिवस पर होने वाले कार्यक्रम का निमंत्रण देने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान जहां उन्होंने एमएसपी की मांग को जायज बताया और निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण को हाईकोर्ट में ले जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी, वहीं साथ ही कांग्रेस पर कटाक्ष करना भी नहीं भूले। आपको बता दें कि दिग्विजय चौटाला जेजेपी स्थापना दिवस पर झज्जर में होने वाली जन सरोकार दिवस रैली का निमंत्रण देने भिवानी पहुंचे थे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में दिग्विजय चौटाला ने कहा कि जेजेपी स्थापना दिवस पर हम 2 साल का लेखा जोखा रखेंगे और अगले 3 साल का एजेंडा तैयार करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस के आरोपों, किसान आंदोलन व HPSC स्कैम के साथ युवाओं को निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण को हाईकोर्ट ले जाने पर अपनी प्रक्रिया भी दी। वहीं कांग्रेस द्वारा पीएम मोदी के फैसलों को चुनावी डर कहे जाने पर दिग्विजय चौटाला ने कहा कि कांग्रेस के हालात खराब हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान की राजनीति में 2-4 दिन में बड़ा घटनाक्रम होने वाला है। वहीं जेजेपी द्वारा निजी क्षेत्र में हरियाणवी युवाओं के लिए 75% आरक्षण के विरोध में गुरुग्राम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन द्वारा हाईकोर्ट जाने पर कहा कि ये सच्चे हरियाणवी नहीं हो सकते। दिग्विजय ने कहा कि इनकी मंशा ठीक नहीं और इनके पीछे किसी की राजनीतिक सपोर्ट हो सकती है। वहीं HPSC स्कैंडल पर दिग्विजय ने कहा कि उन्हें संतुष्टि है कि उनकी सरकार सही काम कर रही है, क्योंकि पहले सरकार जाने के बाद ऐसे स्कैंडल का पता चलता था तथा अब समय रहते गलत काम करने वालों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ दिग्विजय चौटाला ने किसानों को MSP की मांग को जायज बताया और कहा कि MSP कानून एक दिन में नहीं बन सकता। इसके लिए किसान नेताओं से चर्च के लिए कमेटी बनेगी, जिसमें ऐसा फैसला लिया जाएगा कि किसान को MSP मिले और देश की अर्थव्यवस्था पर असर ना पड़े। को लेकर के ही है। जननायक जनता पार्टी 9 तारीख को जन सरोकार दिवस बड़े धूमधाम से मनाने जा रही है। उसको लेकर के कई जिलों का प्रभार मुझे भी सौंपा गया, दादरी का, गुड़गांव का, झज्जर का। यहाँ पर दुष्यंत जी स्वयं आएंगे और प्रत्येक इलाके में जाकर के हम लोगों को निमंत्रण, न्योता, इनविटेशन दे रहे हैं। कोरोना काल और किसान आंदोलन के पश्चात ये पहला बड़ा आयोजन हमारी पार्टी करने जा रही है। मुझे उम्मीद है कि जिस मेहनत से कार्यकर्ता घर घर जाकर के लोगों को न्योता निमंत्रण दे रहे हैं, भारी संख्या में लोग 9 तारीख को जन सरोकार रैली का हिस्सा बनकर 2 साल के कामों का जन जागरण करेंगे और अगले 3 वर्षों का एजेंडा सेट कर करके वहाँ से आगे बढ़ेंगे। ये रैली ऐतिहासिक हो, इसके लिए प्रत्येक वर्कर डेडिकेटेडली काम कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि भिवानी जिले से, जहाँ आज हम बैठे हैं, भारी संख्या में लोग यहाँ से भी जाएंगे। ये जो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का कर्म क्षेत्र रहा है, तो यहाँ कार्यकर्ताओं की ड्यूटी वैसे भी ज़्यादा बनती है और सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। विरोधी भी इस बात को मानता है कि दुष्यंत चौटाला जी ने 75% आरक्षण का कानून बना करके इतिहास रचा। आने वाली पीढ़ियाँ इसको याद करेंगी। महिला रिजर्वेशन को लागू करवाया पंचायतों में, कमेटीज़ में, उससे बहुत फ़ायदा महिलाओं को होगा। ये ऐतिहासिक काम है। पेंशन को बढ़वाया और उसको 5100 तक लेके जाना, जो 5 साल का हमारा टारगेट है, उसमें हम आगे बढ़े हैं, लोगों को नज़र आ रहा है। 8% बैकवर्ड को उसका सम्मान दिलवाया, 33% डिपो होल्डर को उसमें महिलाओं को सम्मान दिलाया। एक बहुत बड़ा फैसला शराब को लेकर के लिया कि अगर कोई गांव चाहता है कि शराबबंदी हो तो पंचायत लिख करके दे और उस पर रेजोल्यूशन पास हो तो हम वहाँ पर ठेका नहीं खुलने देंगे। बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। ऐसे ही अनेकों फैसले दुष्यंत जी ने इस कोरोना काल में और आंदोलन के इस काल में, जब हम लोगों के बीच में इतना नहीं जा सके, मगर दुष्यंत जी ने चंडीगढ़ में बैठ करके अपनी ड्यूटी को बहुत बखूबी निभाया। आज विरोधी भी इस बात के कायल है। जो स्कैम्स होते थे वो सरकार चले जाने के बाद अगली सरकार जब आती थी तब सामने आते थे। हमारी सरकार में एक अच्छी बात यह है कि अगर कहीं अनियमितताएं हैं उसको समय रहते पकड़े जा रहा है, उस पर कार्रवाई हो रही है। अगर कहीं भी किसी ने अगर इस तरह की कोताही करी तो उसको कार्रवाई और उसको कानून के रास्ते पर जाना पड़ेगा। आज मैं इस बात से संतुष्ट हूँ, खुश हूँ कि सरकार कार्रवाई बात करें। किसान आंदोलन जायज हैं, MSP पर कानून होना चाहिए, MSP किसानों को मिलनी चाहिए, मगर वो एक दिन में नहीं मिल सकती। अगर कोई इस बहकावे में किसानों को गुमराह कर रहा है कि आज MSP देश का सेंटर लागू कर दे और कल सबको मिल जाए, ऐसा संभव नहीं। उसके लिए कमेटी बनानी पड़ेगी,
ये तय करना पड़ेगा कि कैसे एमएसपी दी जाए, किन किन फसलों पर एमएसपी दी जाए, कौन से प्रदेश में कौन सी फसलों पर एमएसपी दी जाए। हमारे यहाँ कुछ उगता है, अगर दक्षिण में चले जाएंगे वहाँ की फसलें अलग है, हर जगह की फसलें अलग है। असम में चले जाओगे वहाँ की फसलें अलग है, गुजरात में चले जाओगे वहाँ की फसलें अलग है। तो एक ऐसा वो तय हो जिससे मिनिमम एमएसपी उन फसलों पर मिले जो उन प्रदेशों की हैं। इसके लिए कमेटी बनाई जाए। कमेटी में इन लोगों को, जो किसान नेता आज अगुवाई कर रहे हैं, इन्हीं से पूछ लिया जाए कि तुम्हारे 5 मेंबर, 4 मेंबर, 10 मेंबर, जो भी कमेटी का प्रारूप हो, इनके मेंबर ले लिए जाएं, केंद्र की सरकार के मंत्री बैठ जाएं और आने वाले 3 सालों में कांग्रेस का ऐसा हाल है कि कांग्रेस, आज मैं सुबह पढ़ रहा था कि कांग्रेस में लोगों की कतार लगी है कांग्रेस छोड़ने के लिए। कैप्टन अमरिंदर जी जैसे लोग कांग्रेस छोड़ गए, जो कि स्टैलवर्थ नेता थे कांग्रेस के, जिनकी दूर दूर तक दुहाई देती थी कांग्रेस। तो आप हालात समझ सकते हैं। और नवजोत सिंह सिद्धू सरीखे के लोगों की बैसाखी बनना पड़ रहा है कांग्रेस को। हर प्रदेश में ऐसा हाल है। आप राजस्थान का हाल देख लीजिए, 2-4 दिन में क्या घटनाक्रम घटे। मुझे लगता है कि कहीं राहुल गांधी कांग्रेस ना छोड़ दें आने वाले दिनों में। हालात ऐसे बन जाएंगे, कांग्रेस में कोई नया जाना पसंद नहीं कर रहा। इसलिए अब वो कोई कह रहा है तो मुझे नहीं पता उनकी क्या सोच है। सरकार के जो फैसले हैं जनता के हित में, जो चुनाव से एक दिन भी पहले लिया हुआ फैसला जनता के हित का माना जाए। टीएमसी पार्टी हरियाणा में अपना शुभकामनाएं उनको, उनका स्वागत है। जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा, लोगों के पास उतने ऑप्शन होंगे। बाजार में जब कोई चीज़, कभी आप सब्जी मंडी जाएं या कहीं आप वो जाएं, तो ज़्यादा ऑप्शन होंगे, तो लोगों के पास चूज़ करने को होगा कि मैं बेस्ट को चूज़ करूँ। टीएमसी का बच्चों के टैलेंट और पर्सनालिटी को निखारने के उद्देश्य से टैलेंट सर्च प्रोग्राम का आयोजन महाराजा नीमपाल महाविद्यालय में किया गया। इस कार्यक्रम में कॉलेज विद्यार्थियों ने अपनी रुचि के अनुसार प्रतिभा का प्रदर्शन किया और उपस्थित लोगों की तालियां बटोरी। गौरतलब है कि वीरवार को महाराजा नीमपाल विश्वविद्यालय में बच्चों के हुनर को निखारने के लिए टैलेंट सर्च प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों द्वारा अपनी रुचि के हिसाब से प्रतियोगिताओं में भाग लिया गया। टैलेंट सर्च प्रोग्राम में सिंगिंग, डांसिंग, मोनो एक्टिंग जैसी प्रतियोगिता का आयोजन रहा। वहीं विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर दिनेश कापा ने बताया कि कॉलेज में एडमिशन लेने वाले नए विद्यार्थियों के हुनर को निखारने के लिए टैलेंट सर्च प्रोग्राम आयोजित किया गया है, जिसमें बच्चों द्वारा भी बढ़ चढ़कर भाग लिया गया। तू भी मार ले। कल भी मेरा तुम ही हो मेरा, कल भी मेरा तुम ही हो मेरा। इस साइड आ जा रहे चांद। बारिश का पानी हो, कागज की कश्ती हूँ मैं। हमारे कॉलेज में कल्चरल कमेटी के द्वारा टैलेंट सर्च प्रोग्राम किया जा रहा है। जो हमारे नए बच्चे आए हैं उनके लिए ये अपनी प्रतिभा दिखाने का एक अवसर है और इसमें बढ़ चढ़ कर बच्चे भाग ले रहे हैं। और कोविड के पश्चात यूनिवर्सिटी, जब भी CBLU यूनिवर्सिटी अपना कल्चरल यूथ फेस्टिवल कराएगी तो हमारे बच्चे बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे।
कॉलेज में टैलेंट सर्च का प्रोग्राम रखा हुआ है और कोरोना के टाइम के बाद काफ़ी लंबे समय के बाद ये फंक्शन हुआ है और हमें यहाँ पे पार्टिसिपेट करके बहुत अच्छा लगा। काफ़ी बच्चे भी आए हुए हैं यहाँ पे और कई दिन बाद हमारा कॉलेज ओपन हुआ है और आगे हम कोशिश करेंगे कि यूनिवर्सिटी में भी जो टैलेंट सर्च या फिर आगे प्रोग्राम होंगे हम उनमें पार्टिसिपेट करेंगे और जीत के आएंगे। मैंने यहाँ पे टैलेंट सर्च, हमारे कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज MNS गवर्नमेंट कॉलेज भिवानी, वहाँ पे हमारा टैलेंट सर्च हो रहा है, मतलब हो चुका है और उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था और अभी क्या कहते हैं उसमें यूनिवर्सिटी में CBL यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। यूनिवर्सिटी लेवल पे पोजीशन होगी या जो भी हमारा कंपटीशन होगा वो हम आगे ले लेंगे। दीक्षा, आज बहुत टाइम के बाद, कोरोना काल के बाद हमारे यहाँ कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में काफ़ी टाइम के बाद टैलेंट सर्च कंपटीशन हुआ है। जो ब्रेक लगा हुआ था कोरोना काल में वो आज स्पीड अप हुआ है और हम आगे कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेवल पे हम जाएँ, वहाँ पे भी अच्छा पार्ट करेंगे और वहाँ पे भी पोजीशन होल्ड करेंगे। थैंक यू। भिवानी में यूरिया खाद की कोई कमी नहीं है और आज भी एक रैक यूरिया खाद नगर में पहुंची है। ये बात कहते हुए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक ने ये भी बताया कि जिले में सरकार और प्राइवेट दुकानों पर फिलहाल करीबन 1 लाख यूरिया बैग उपलब्ध है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निर्देशक डॉक्टर आत्माराम गोदारा ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला भिवानी में यूरिया खाद की कोई कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष 30 नवंबर 2020 तक कुल 22,097 मीट्रिक टन यूरिया जिला भिवानी में आ गया था, जबकि इस वर्ष 25 नवंबर तक 25,772 मीट्रिक टन यूरिया खाद जिला भिवानी में आ चुका है। यानी पिछले वर्ष की तुलना में 82,600 बैग ज़्यादा यूरिया जिला भिवानी में आ चुका है। उन्होंने बताया कि 25 नवंबर वीरवार को जिला भिवानी में 1 रैक यूरिया खाद इफ्को कंपनी का आया है, जिसमें 44,500 बैग यूरिया खाद है, जो वीरवार शाम तक जिला भिवानी की सभी सरकारी दुकानों में पहुंच जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले में सरकारी एवं प्राइवेट दुकानों पर फिलहाल लगभग 1 लाख बैग यूरिया के उपलब्ध हैं। वहीं गुण नियंत्रक निरीक्षक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने बताया कि जो भी खाद जिला भिवानी में आता है वह कृषि विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निगरानी में किसानों को वितरित किया जाता है। साथ ही उन्होंने किसानों से अनुरोध किया है कि वे ज़रूरत के हिसाब से खाद खरीदें, क्योंकि भविष्य में भी जिला भिवानी में काफ़ी खाद आनी है। जिला भिवानी में 23 तारीख को चंबल फर्टिलाइजर का यूरिया का रैक लगा था। उसमें हमारे जिला भिवानी को लगभग 40,000 बैग यूरिया खाद मिला है और 24 तारीख को फिर हमारा NFL कंपनी का यूरिया का जो रैक लगा है उसमें भी हमारे को 40,000 बैग कम से कम मिले हैं। और आज फिर इफ्को कंपनी का जो रैक लगा हुआ है इसमें हमारे को लगभग 50,000 बैग मिलेंगे। और आज जो हमारे को इफ्को कंपनी का यूरिया मिल रहा है उसको पूरे ज़िले में जहाँ भी सोसाइटियाँ हैं, अपेक्स है, पूरे ज़िले की सोसाइटी और अपेक्स में एक बार हम सभी हर गाँव में खाद पहुँचा देंगे। और अभी तक हमारे ज़िले में पिछले साल की तुलना में 5,000 MT खाद फालतू आ चुका है। आज हमारे पास लगभग 5,000 MT यानी कि 1 लाख बैग हमारे पास उपलब्ध है, जो कि सरकारी और प्राइवेट दुकानों पे सभी पे है। और 20,000 MT खाद यानी कि लगभग 4 लाख से ऊपर बैग हमारे इस सीज़न में 1 अक्टूबर से अब तक बिक चुके हैं। और इस हिसाब से हमारे पास किसान भाइयों के लिए खाद की कोई कमी नहीं है। तो हम किसानों से एक ही निवेदन करेंगे कि जैसे जैसे ज़रूरत है किसानों को यूरिया खाद की, वैसे वैसे आप खरीद सकते हैं और आपको हर दिन खाद मिलेगी। और भी हमारे आगे नेक्स्ट वीक में आगे आने वाले 10 दिनों में 2-3 रैक और आने हैं, तो खाद की कोई कमी नहीं है। जैसे पिछले साल हमारा 30 नवंबर तक 22,000 मैट्रिक टन यूरिया आया था और अब की बार हमारा 25 नवंबर तक 25,000 MT यूरिया आ चुका है और 20,000 हमारा बिक चुका है। कोरोना काल में जिन सफाई कर्मचारियों को कोरोना योद्धा सम्मान देने की होड़ लगी थी, आज वही सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं और उनकी मांगों की अनदेखी हो रही है। आज भी इन्हीं कर्मचारियों ने शहर में प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित अपना मांग पत्र जिला उपायुक्त को सौंपा। पिछले काफी समय से अपनी लंबित मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों ने नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले वीरवार को शहर में प्रदर्शन किया तथा उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा तथा 25 अप्रैल तथा 17 अगस्त को सरकार व कर्मचारियों के सहमति हुई मांगों को पूरा किए जाने की गुहार भी लगाई। इस मौके पर नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश सचिव पुरुषोत्तम दानव ने कहा कि प्रदेश सरकार ने इनकी मांगे पिछले वर्ष 25 अप्रैल व 17 अगस्त को मानी थी, लेकिन 1 वर्ष से भी अधिक का समय
बीत जाने के बाद भी आज तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ उनकी कोरोना से मरने वाले कर्मचारियों के आश्रितों को 50-50 हजार लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने व नियमित रोजगार देने, 4,000 रुपए जोखिम भत्ता देने, EPF व ESI की काटी गई राशि कर्मचारियों के खातों में जमा करने, क्षेत्रफल व आबादी के अनुपात में नए पद सृजित कर नियमित भर्ती करने सहित अन्य मांगों पर सहमति बनी थी, लेकिन आज तक ये मांगें पूरी नहीं हुई, जिसके विरोध में उन्होंने आज शहर भर में प्रदर्शन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर काम करने वाले सफाई कर्मचारियों की मांगों को आज अनदेखी की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो सफाई कर्मचारी प्रदेश भर में सफाई व्यवस्था ठप कर देंगे तथा प्रदेश के प्रत्येक शहर में सिर्फ कचरे के ढेरी नजर आएंगे। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की ओर से जो कमिश्नरी वाइज हर एक उस जिले में होने लग रहा है, तो इसमें जो अनिल विज जी से साथ जो हमारी जो बातचीत हुई थी नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की ओर से, और जो हमारे 18 सूत्रीय जो मांग पत्र उन्होंने जो मांगा था, आज उस बात में भी 1-1.5 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन आज तक सरकार ने जो मांगी हुई जो मान्य है उनका एक भी परिपत्र जारी नहीं करा है। इस करके मजबूरन हमें दोबारा यह आंदोलन करना पड़ रहा है। तो कब तक चलेगा ये आंदोलन? यह आंदोलन हमारा जो कमिश्नरी वाइज आंदोलन है ये तो हमारा 30 तारीख तक चलेगा, और जो आगे हमारा जनवरी में बहुत बड़ा कर्मचारियों की सफाई कर्मचारियों की विशाल रैली है, उस रैली के अंदर जो सरकार के साथ जो आर पार की लड़ाई है उसकी घोषणा, सीधी हड़ताल की घोषणा कर्नाटक के अंदर रैली में होगी। मान लो आपकी बातें नहीं मानी जाती तो क्या होगा? हमारी बातें नहीं मानी जाती तो देखो ये तो सरकार की ऊपर बातें हैं, और जो सरकार आम पब्लिक को परेशान करना चाहती है तो इस आंदोलन को लंबा लेकर जा सकती है, नहीं तो इस जो मांगे हमारी जो मानी गई है, जो परिपत्र जो सरकार ने जो जारी करने हैं, समान काम समान वेतन का है, कच्चे कर्मचारियों को पक्के का है, EPF ESI उनकी समय पर जमा नहीं हो रही, और जो ठेकेदार जिन्होंने ESI EPF में घपला कर रखा है उनसे विजिलेंस की हमने इंक्वायरी की मांग भी कर रखी है, और हमारी बहुत सी जो मांग मुद्दे हैं जिन पे सरकार के साथ सहमति हुई थी, और जो ये बातें जल्द नहीं लागू करेगी तो ये आंदोलन और तेजी की तरफ जाए। गुरुवार को गांव गौरपुर निवासी एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार धर्मवीर अपने साथी के साथ गांव से भिवानी आ रहा था कि रास्ते में ट्रॉले ने उन्हें टक्कर मारी, जिसके चलते बाइक सवार धर्मवीर की मौत हो गई, जबकि उसका साथी घायल हो गया। शहर भर में दिन ब दिन सड़क हादसों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है, जिसमें काफी संख्या में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। इसी कड़ी में वीरवार को गांव गौरपुर निवासी धर्मवीर की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई तथा एक व्यक्ति घायल हुआ। गौरतलब है कि धर्मवीर अपने साथी के साथ भिवानी आ रहा था, तभी अचानक रास्ते में पीछे से आ रही राजस्थान नंबर की ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे धर्मवीर की मौत हो गई और उसका साथी घायल हो गया। वहीं आपको बता दें कि मृतक धर्मवीर के 3 बच्चे हैं तथा उस हादसे के कारण उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इनके परिजनों ने सरकार से मांग की है कि दोषी ट्रक चालक को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और पीड़ित परिवार को आर्थिक मुआवजा दिया जाए, जिससे पीड़ित परिवार अपना जीवन यापन आसानी से कर सके। घटना घटी किस प्रकार? घटना ये बाइक पे आ रहे थे भिवानी और पीछे ट्रेलर ने टक्कर मार दी, जो राजस्थान नंबर का ट्रेलर था। कितने कौन सवार था? हाँ जी, कौन था बाइक पे? बाइक पे 2 जने थे जी। एक भाई का तो चोट लगी है और एक एक्सपायर हो गया, जो अंकल जी था। क्या नाम था? धर्मवीर नाम है जी, जो एक्सपायर हुआ है वो। तो कितने बच्चे हैं? उसके 3 हैं जी, 2 लड़के 1 लड़का। क्या मांग करते हैं? ये जी प्रशासन से अपील है कि ट्रक चालक को पकड़ा जाए और इनकी आर्थिक मदद की जाए। इनके घर में कमाने वाला ये मेन आदमी है। PNDT की जिला एडवाइजरी कमेटी की समीक्षा बैठक का आयोजन स्थानीय चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में किया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर शांडिले की अध्यक्षता में चली इस बैठक में 6 मामले कमेटी के सामने रखे गए, जिन पर गहनता से विचार विमर्श किया गया। वीरवार को स्थानीय चौधरी बंसीलाल राजकीय सामान्य अस्पताल में सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर शांडिले की अध्यक्षता में PNDT की जिला एडवाइजर कमेटी की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में 6 मामले कमेटी के समक्ष रखे गए, जिन पर विस्तार से समीक्षा भी की गई। इस दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर शांडिले ने कहा कि कमेटी के समक्ष रखे गए मामलों का निपटारा PNDT एक्ट के तहत किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि कमेटी के समक्ष प्रभात अल्ट्रासाउंड सेंटर भिवानी, सामान्य अस्पताल भिवानी, दलाल अल्ट्रासाउंड एंड इमेजिंग सेंटर तोशाम, जीवन रेखा अस्पताल भिवानी, भारद्वाज अस्पताल भिवानी व श्री श्याम जी डायग्नोस्टिक सेंटर भिवानी से संबंधित आवेदनों के मामले रखे गए। इस अवसर पर सिविल सर्जन ने निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी अस्पताल को
पीएनडीटी एक्ट के बाहर जाकर कार्य करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जो मामले जिला एडवाइजरी कमेटी के ऊपर के हैं उनको मुख्यालय के पास प्रदेश की एडवाइजरी कमेटी के पास मार्गदर्शन के लिए भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या की पूर्ण रूप से रोकथाम के लिए छापेमारी अभियान भी जारी रहेगा। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।